सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25th। एंड क्वेश्चन नंबर 25th में क्या दिया हुआ है? XYZ कॉर्पोरेशन है एक कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी हमें गिवन है। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो ROE हमें गिवन है 18%। एंड वाइल द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 12% का। एंड कंपनी रिटेन कर रही है 60% ऑफ इट अर्निंग्स। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटेन कर रही है मतलब कि ऐसा होता है कि कंपनी कुछ अर्निंग्स करती है। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ की उसने अर्निंग्स करी, तो कुछ पैसा तो वो बाहर पे कर देगी एज अ डिविडेंड, जो हमने सुना ही है। एंड कुछ पैसा वो रिटेन कर लेती है ताकि इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी के अंदर वो री इन्वेस्टमेंट कर सके। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। रिटेंशन रेशियो कितना हमारा? 60%। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.6। उसके बाद विच मीन्स उसका रिटेंशन रेशियो क्या हो जाएगा? 0.6। फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट व्हाट इज द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्रेजेंटेशन हमने डिस्कस करी थी क्रैश कोर्स में, उसमें हमें क्या करना होता है कि इसका फॉर्मूला जो है वो बेसिकली याद करना है। एंड उसके थ्रू अगर हमारे पास टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में, तो सिंपली इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1 - b अपॉन r माइनस ROE इंटू बी। तो 1 - b हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 - 0.6। आर हमें कितना गिवन है? 12%। एंड माइनस ROE हमारे पास कितना है? 18% इंटू 0.6। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 0.4 एंड 12%। 18 18% इंटू 0.6, ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे पास आ जाएगा 10.8। एंड जब आप 12% में से 10.8 को डिडक्ट करोगे, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा? 0.4 अपॉन 12% माइनस 10.8। एंड यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 33.33। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एन इंटेंजिबल एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू बैकड्रॉप ऑफ नेगोशिएशन? अब इंटेंजिबल एस्पेक्ट मींस कि इंटेंजिबल एसेट से ही रिलेटेड एक इंटेंजिबल एस्पेक्ट होता है, जहां पर हम किस चीज की बात करते हैं। जैसे इंटेंजिबल का एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, वो क्या चीज़ होती है? एक कंपनी का ब्रांड नेम, एक कंपनी की रेपुटेशन, वो कैसा काम कर रही है, उसका कल्चर कैसा है, उसके पेटेंट्स, कॉपीराइट, उसकी मार्केट में गुडविल कैसी है। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हेल्दी रिलेशनशिप। अब हेल्दी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखें तो ये इंटेंजिबल होगा। फाइनल प्राइस दैट हैज बीन एग्रीड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइस का लेना इंटेंजिबल एसेट से कभी भी नहीं होता। द प्रेशर टू प्रेजेंट वन सेल्फ इन जस्ट एन ऑनरेबल लाइट, यहाँ पर एक प्रेशर है कि आपको अच्छा दिखना है, तो ये भी इंटेंजिबल का एक एस्पेक्ट है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग वंस अपीयरेंस, जब अपीयरेंस की बात आएगी वो भी आपका इंटेंजिबल का एस्पेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्लियरली क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिस वैल्यूएशन मॉडल एज्यूम्स दैट द डिविडेंड पर शेयर, जो आपका डिविडेंड पर शेयर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट किस केस में रहेगा? एट अ फिक्स्ड वैल्यू डी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब डिविडेंड आपका डी ही रहने वाला है हर केस सिनेरियो में। आपकी जो ग्रोथ यहाँ पे है वो जीरो है। एंड हम जो नॉर्मली फॉर्मूला करते हैं वो क्या होता है हमारे प्राइस कैलकुलेट करने का? D1 अपॉन के माइनस जी। बट जैसे ही आपका जो ग्रोथ है वो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा? D0 अपॉन के। या आप इसको आर भी यूज कर सकते हो। तो वो हमने किस में स्टडी किया था? जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर, जहाँ पे आपकी ग्रोथ क्या है? जीरो है। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? विच एंटी टेक ओवर डिफेंस इन्वॉल्व डिवाइडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनटू ग्रुप? अब एंटी टेक ओवर डिफेंसेस बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल एक कंपनी किसी को टेक ओवर करना चाहती है, बट सामने वाली कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहती कि उसको टेक ओवर किया जाए। तो वो कुछ स्ट्रेटजीज लगा सकती है जिसके थ्रू वो उस टेक ओवर को रोक सकती है। एंड उसमें एक बहुत फेमस टेक्निक थी, जिसके अंदर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हो? स्प्लिट कर देते हो ग्रुप्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? टोटल 15। एंड उन्होंने 3 ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। अब एक टाइम पे एक बोर्ड जो ग्रुप है वो रन करेगा, 5 का ग्रुप। एंड जो बाकी है वो सेपरेटली बैठे रहेंगे, बट उनकी डिसीजंस भी मैटर करेंगे। मींस अगर टेक ओवर के लिए ये 5 रेडी हो भी जाते हैं, तो ये वाले जो हैं वो रेडी नहीं होंगे। एंड आप इससे एंटी टेक ओवर डिफेंस कर सकते हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइड करना मींस स्टैगर्ड बोर्ड। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन 29 में हम क्या देख रहे हैं कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन में हमें क्या करना होता है, एक ग्रोथ रेट हमें चाहिए होता है, कैश फ्लोज चाहिए होता है, एंड हमें एक डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है। इज दैट एन एसेट्स वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है उसका एक एक्सपेक्टेशन, जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एट अ रेट। उसके लिए हमें एक रेट चाहिए होता है जो किस पे डिपेंडेंट होता है, आपकी रिस्कीनेस पे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन इज ट्रू। अब हमें ये देखना है, तो जो वैल्यू ऑफ एन एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगी एज द लाइफ ऑफ एन एसेट इज एक्सटेंडेड। अब ये स्टेटमेंट तो ट्रू लगती है, क्योंकि जैसे ही आपकी एसेट की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी तो उसके कैश फ्लोज इंक्रीज हो जाएंगे। जब कैश फ्लोज इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा कैश फ्लोज उतनी आपकी वैल्यू एसेट की इंक्रीज हो जाएगी। एन एसेट विद एन इन्फिनाइट लाइफ विल हैव एन इन्फिनाइट वैल्यू, डेफिनेटली नॉट। एसेट डेप्रिशिएट करेगी एंड एक टाइम पे आके उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ एन एसेट इंक्रीजेज एज द डिस्काउंट रेट इंक्रीजेज। कभी भी अगर एक हम दो डिस्काउंटिंग रेट्स लेते हैं, 5-5 साल का डिफरेंस उसमें रखते हैं। अगर 5 साल आप 10% से निकालोगे एंड 5 साल आप 20% से निकालोगे किसी एक अमाउंट को, फ्यूचर कैश फ्लोज को, तो जो 20% से होंगे वो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एन एसेट इंक्रीजेज एज द अनसर्टेनिटी अबाउट द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इंक्रीजेज। अगर आपके कैश फ्लोज अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, एंड दिस ऑल्सो रॉन्ग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन इज द वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीसीएफ वैल्यूएशन अप्रोच। अब हमने देखा कि जो डीसीएफ वैल्यूएशन है वो बहुत वाइडली यूज होता है, बट हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं उसको यूज करने के। क्या डीसीएफ वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म वैल्यूज को कंसीडर करता है? यस, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे ईयर्स के कैश फ्लोज लेते हैं। एंड एक्सट्रीमली डिटेल्ड है, हाँ, क्योंकि इसमें हमें कैश फ्लोज को भी देखना है, हमें फ्यूचर वैल्यू देखनी है, प्रेजेंट वैल्यू देखनी है, रेट लेनी है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। डिटरमाइंस द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या डिनोट करता है, हमारा प्राइस। विच मीन्स कि हम जो फ्यूचर वैल्यू के थ्रू एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, प्राइस, जो डिनोट करते हैं किसको, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। 39, 31st क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन ईपीएस एंड आरओई व्हेन आरओई चेंजेस। अब अगर हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ के फॉर्मूले की बात करें, तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका रिप्रेजेंट करता है जो भी आपका रिटेंशन रेशियो है, बी। रिटेंशन रेशियो हम किससे डिनोट करते हैं, हमारे बी से, एंड इनटू आरओई। बट अगर हम क्वेश्चन को स्टडी करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जल्दी जल्दी में ए को टिक कर देंगे, बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है जब आरओई जो है वो चेंज करता है ओवर टाइम, विच मीन्स कि ये जो आरओई हम यहाँ पे ले रहे हैं वो टी टाइम पीरियड पे ले रहे हैं। बट अगर आपका आरओई चेंज हो रहा है तो हमें आरओई कौन सा लेना है, E+1 टाइम पीरियड का एट द एंड ऑफ ईयर। तो आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड ईपीएस इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इंटू आरओई। आपको T+1 कैलकुलेट करना है, इंटू सिमिलर रहेगा फॉर्मूला, बट आपको इस पे एक एडिशन भी करना है और ये देखना है कि कितने टाइम्स वो आरओई इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया, आरओई T+1 का, एंड उसमें से हमने क्या डिडक्ट किया, आरओई टी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो आरओई ऑफ टाइम पीरियड, नॉर्मल टाइम पीरियड क्या है, 15%। बट जो नेक्स्ट ईयर, जो जब टाइम चेंज हो रहा है तो हमारा एट द एंड ऑफ ईयर कितना आरओई हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे T+1 से, वो हमारा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 18%। तो हम यहाँ हमें यहाँ से चेंज पता चलेगा कि 18% अब हमारा हो गया 15% से, एंड वो चेंज किस पे आया, 15% पे। तो यहाँ से आपको वो एक परसेंटेज मिल जाएगी जो आप रिटेंशन रेशियो में ऐड करोगे, एंड आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आपको पेपर में क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। When performing a discounted cash flow valuation, which of the following rate is commonly employed to discount the cash flows? हम कौन से रेट को यूज करते हैं जब हमें डीसीएफ यूज करना होता है? अब ऑलरेडी आज की मैराथन सीरीज में भी हमने बहुत बार डब्ल्यूएसीसी को स्टडी किया, तो हम इसी रेट को यूज करते हैं किसकी वैल्यूएशन करने के लिए, जब हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज यूज कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एच मॉडल। हमने बहुत सारे मॉडल्स भी हमारी बुक के अंदर हैं, जो कि हैं क्या, एक 2 स्टेज मॉडल हो सकता है, स्टेबल ग्रोथ रेट मॉडल हो सकता है, 3 स्टेज मॉडल हो सकता है, और उसी के साथ एक मॉडल आता है क्या, एच मॉडल। जहाँ पर अगर हम उसकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करते हो, देन एक डिक्लाइन आता है। बट ये डिक्लाइन क्या होता है, लीनियर होता है, 2 स्टेज मॉडल की तरह नहीं होता जिसमें आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करते हो उसके बाद आप सीधा स्टेबल पे आ जाते हो। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करते हो, आप स्टेबल पे आओगे, बट जिस रेट से आप डिक्लाइन करोगे वो क्या होगा, लीनियर होगा।
तो हम स्टडी करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है, मीन हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है। अब जो एच मॉडल है वो एज्यूम करके चलता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। हमने फीचर्स के अंदर यही बात करी कि इवेंचुअली तो ये भी स्टेबलाइज होगा, विच मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, करेक्ट। द एच मॉडल points दैट द इनिशियल ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। क्या इनिशियल ग्रोथ रेट कांस्टेंट है? नहीं, वहां पे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ हो रही है, मींस ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। इन द एच मॉडल द एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट डिक्लाइंस लीनियरली, लीनियरली डिक्लाइन करता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू। जो एच मॉडल है वो एज्यूम करता है कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट रहेगा ओवर टाइम, ये भी ट्रू है। तो हमारा यहाँ से क्या आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट में वो फॉल्स है। यहाँ से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हो कि किस लिए हमने इसको ट्रू फॉल्स किया है। वो मैंने आपको ऑलरेडी फीचर्स के थ्रू समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, एन इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग परचेजिंग शेयर्स ऑफ एबीसी। अब मैं एक इन्वेस्टर हूँ एंड मैं क्या परचेज करने वाला हूँ, एबीसी इनकॉर्पोरेशन के शेयर्स। कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड ₹5 पर शेयर। अब यहाँ पे भी प्रोजेक्टेड वर्ड आ गया, मींस कि जो डिविडेंड है वो करंट डिविडेंड नहीं है, एट द एंड वाला डिविडेंड है, इट मींस कि यहाँ पर हमें ग्रोथ नहीं लगाना है। एंड द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल एट ₹5 पर शेयर। आपका डिविडेंड जो है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, विच मींस कि नो ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे प्राइस को कैलकुलेट करने का, आपके पास आपका डी है, डिविडेंड, एंड आपका रेट है। तो डिविडेंड आपका है 5 एंड 10% इंटू, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए आप 100 का यूज़ करोगे, एंड यहाँ से आपका क्या प्राइस आ जाएगा, 50। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। In the context of discounted cash flow valuation, which model uses the weighted average cost of capital as a discount rate applied to free cash flows to firm? अब weighted average cost of capital ऑल्दो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो में तो यूज़ करते हैं, बट साथ ही साथ जब बात आती है फ्री कैश फ्लोज की, तब इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। अब हमने दो मल्टीपल स्टडी किए थे। मल्टीपल्स में दो तरह के मल्टीपल्स होते हैं, जिसमें एक में हम प्राइस को बेस लेते हैं एंड एक में हम एंटरप्राइज वैल्यू को। अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू के जितने भी चीज़ों के साथ हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स के साथ, बुक वैल्यू के साथ, फ्री कैश फ्लो टू फर्म के साथ, तो यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो हम कौन सा रेट यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो हम एंटरप्राइज डीसीएफ मॉडल यूज़ करते हैं वहाँ पर हम डब्ल्यूएसीसी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एन इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग परचेजिंग शेयर्स ऑफ एलएमएन कॉर्पोरेशन। द कंपनी इज प्रोजेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। अब प्रोजेक्टेड है कि डिविडेंड कितना होने वाला है, ₹5। ये आपका क्या होगा, D1। एंड द डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 4%। 4% से ग्रो होंगे, बट आपको D1 के अंदर इसको कंसीडर नहीं करना। गिवन द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 12%। आपको फेयर प्राइस निकालना है, प्राइस निकालने के लिए D1 अपॉन आपको जो भी रेट है माइनस जी आपको करना है। D1 कितना है हमारे पास, 5, एंड आपके पास आपका रिटर्न कितनी है, 12% माइनस 4%, 5/8। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसमें 5/8, क्योंकि आपका परसेंट है तो आपका 100 लग जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यूएशन आ जाएगा। तो हम देख भी सकते हैं कि 5 अपॉन, यहाँ पे इन्होंने 0.08 उसको कंसीडर कर लिया। 8% को अगर आप 0.08 लिखना चाहते हो तो उसको आप 8/100 जब करोगे तो 0.08 आपकी यहाँ से रेट आ जाएगा। तो हम या तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं एट, या फिर हम एंड में भी उसको 100 से मल्टीप्लाई करके इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एबीसी इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड देती है ये शेयर होल्डर्स को, मींस इसका क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड है, डिविडेंड्स देती है। द कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी के स्टेबल है, और एक रिलायबल हिस्ट्री है डिविडेंड पे आउट की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल स्टडी कर लेते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते थे, क्योंकि हमें जब भी हम डिस्काउंटिंग की बात, हमें क्या चाहिए होते हैं, कैश फ्लोज। एंड यहाँ पे हमारे कैश फ्लोज क्या होने वाला है, हमारा डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर हम एक रेट लगाएंगे एंड हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या ट्रू है। अब डीडीएम जो है वो अनसुटेबल है फॉर वैल्यूइंग एबीसी बिकॉज दे इशू मोर डेट टू रिटेन देयर डिविडेंड रेट। ऐसा कुछ पर्पस है नहीं इस क्वेश्चन में जो दिया गया हो कि ये डेट ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर क्यों डीडीएम मॉडल अनसुटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, डीडीएम जो है वो ओवर वैल्यू कर देगा एबीसी इनकॉर्पोरेशन को एज इट डजेंट अकाउंट फॉर देयर एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है।
DDM is likely to undervalue ABC due to its stable dividend policy. अब स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि आपकी वैल्यू अंडर वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, DDM जो वेल सूटेड रहेगा फॉर वैल्यूइंग एबीसी कंपनी बिकॉज उसकी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री है। ये ऑप्शन करेक्ट लगता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कि स्पैटियल एग्रीगेशन क्या होता है। अब अगर आपने इस चैप्टर को डीपली स्टडी किया है तो इसका मतलब ही क्या होता है स्पेशल एग्रीगेशन का, कि आपको क्या करना है, ग्रुप करना होता है अपना जितना भी डाटा है, बट आपका बेसिस क्या रहेगा? ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब मींस लोकेशंस के बेसिस पे आप अपने डाटा को ग्रुप करते हो। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं डाटा नीड्स टू बी एनालाइज इन रियल टाइम, ये रॉन्ग हो जाएगा। ज्योग्राफिकल डाटा पॉइंट्स आर ग्रुप्ड ओवर टाइम, तो ये आपकी सही ऑप्शन हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब एबीसी लिमिटेड जो है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? स्टेबल है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो दे रही है, और गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन सा ग्रोथ पैटर्न उस पर एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया कि वर्ड आपको यहाँ पे दिख भी गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। तो हमारा मॉडल भी कौन सा हो जाएगा? स्टेबल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन लर्निंग बेस्ड सर्च इंजन एल्गोरिथम्स। अब मशीन लर्निंग लर्निंग में कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो कंफर्म्ड है, गूगल लेके आया था, एग्जिस्ट करता है इन प्रोसेसिंग सर्च रिजल्ट्स बाय प्रेडिक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग रेलेवेंट आउटकम फॉर क्वेरीज। मींस जो क्वेरीज हम गूगल पे डालते हैं उसको वो पहले समझता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड उसके बेसिस पे आपको क्या करता है, सोल्यूशन देता है। अब इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि कभी कभार हमें कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं, उस सॉन्ग के बारे में थोड़ी बहुत ट्यूनिंग डाल देते हैं, या फिर उस सॉन्ग का एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। या ये चीज़ हम मूवीज़ के केस में भी कर सकते हैं कि मूवी अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो आप उसका एक्टर सर्च करके उसको दे देते हो, या फिर कुछ भी ऐसे जो कीवर्ड्स आप डालते हो उसके थ्रू वो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो हमने स्टडी किया किसमें, रैंक ब्रेन के अंदर। ये एक एल्गोरिथम है जो गूगल लेके आया था, एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। When applying the discounted cash flow method to value a firm or any other asset, which of the following inputs are required? जब आप DCF मेथड को यूज करते हो वैल्यू करने के लिए तो आपको क्या चीजें चाहिए होती है? अब DCF में हमने स्टडी किया था, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कैश फ्लोज चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप फ्यूचर कैश फ्लोज के बेसिस पे आप एक उस पे क्या लगाओगे? रेट। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए होता है? ग्रोथ रेट। एंड इसका एक पैटर्न भी आपको साथ के साथ चाहिए होता है कि आप स्टेबल ग्रोथ रेट फॉलो कर रहे हो, हाई ग्रोथ रेट है, चेंज हो रहा है पैटर्न। तो हम स्टडी करते हैं कि कौन से ऑप्शन हमारे आ सकते हैं। प्रेडिक्टेड कैश फ्लोज, ये तो हमें चाहिए। डिस्काउंट रेट सुटेबल फॉर लेवल ऑफ रिस्क, ये भी हमें चाहिए। अब एस्टिमेटेड कैश फ्लो ग्रोथ रेट, ये भी हमें चाहिए, एंड उसका पैटर्न भी हमें चाहिए, विच मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹60। अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? ₹60 का। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया था? 5 पर शेयर। अब मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो D1 नहीं है, वो डी है, नॉर्मल डी है। मीन्स आपको यहाँ पे ग्रोथ को लगाना पड़ेगा। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट आपका कितना है? 8% पर एनम। इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। एंड आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाना है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, आपको प्राइस निकालना है इक्विटी शेयर्स का, जिसमें आपको D1 यूज करना है। एंड D1 कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। D0 के ऊपर आपको 1 प्लस ग्रोथ रेट लगाना है, एंड आपका क्या आ जाएगा? D1। अपॉन में आपको क्या यूज करना है? सिंपली R-G। तो D1 हमारा कितना हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो डिविडेंड है वो ₹5 है, तो 1 प्लस हमारा ग्रोथ रेट कितना है? 8%, अपॉन आर हमारा कितना है? 12%, एंड हमारा ग्रोथ रेट है 8%। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। अब आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो कि हमने क्या किया। सबसे पहले 5 को हमने D1 निकाला यहाँ से, जो हमारा 5.4 आ जाएगा। देन हम क्या करने वाले हैं? 12% माइनस 8%, जहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 135। Which type of business analytics involves the interpretation of historical data? अब historical data किस में आता है? जिसमें आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी यूज करने हैं, एंड एक पैटर्न्स और ट्रेंड्स की मदद से हम क्या करने वाले हैं? डाटा एग्रीगेशन करेंगे, डाटा माइनिंग करेंगे, एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा हमें।
तो इसमें प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की हमने 4 तरह के एनालिटिक्स होते हैं, जिसमें आपको वर्ड से पढ़ के भी थोड़ा समझ आएगा कि प्रिडिक्शन, अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो तो प्रिडिक्टिव हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जैसे डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव मीन जो बहुत ही कंटेंट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डाटा पे फोकस कर रहे हैं, की परफॉर्मेंस पे मेजर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। मैच द फॉलोइंग आईएसओ स्टैंडर्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अब आईएसओ स्टैंडर्ड्स के लिए आपको आईएसओ स्टैंडर्ड्स के नाम याद होने चाहिए एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सिंपलर क्वेश्चन है, बट इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, और आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी किसके साथ मैच करेंगे। तो जो हमारा आईएसओ 32210 है, वो हमारा किसके साथ मैच करता है, फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग 2-3 बार पढ़ के आपको इनके नाम याद हो जाएंगे, एंड ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड। अब कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, इन कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हमारा डेट। जैसे डेट लेते हो तो आप किसी और से लोगे, लोन ले रहे हो, तो वो कहाँ से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, बैंक से पैसा आ रहा है, थर्ड पार्टी से पैसा आ रहा है, तो डेट भी हमारा नहीं हो सकता। अगर हम रिटेन्ड अर्निंग की बात करें, तो जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो तो कंपनी की खुद की अर्निंग है, जो कंपनी ने पिछले साल अर्न किया एंड उसमें से कुछ पैसा उन्होंने सेव किया। तो सेविंग तो हमारी इंटरनल हो गई, ये हमने बाहर से तो किसी से ली नहीं है। ओवरड्राफ्ट ये भी बाहर से आपको लोन मिलता है, लीजिंग ये भी बाहर से मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एबीसी कॉर्पोरेशन जो है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसकी एक कंसिस्टेंट हिस्ट्री है डिविडेंड पे करने की। वो एच मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है एच मॉडल को। एच मॉडल जो है वो एज्यूम करके चलता है कि जो अर्निंग ग्रोथ रेट है वो लो से स्टार्ट होगा। क्या ऐसा होता है, नहीं, क्योंकि एच मॉडल के अंदर तो हमारा ग्रोथ रेट क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एच मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू एबीसी कॉर्पोरेशन बिकॉज इट प्रेडिक्ट्स फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पे आउट रेट्स। मींस ये जो एच मॉडल है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा किसको, एबीसी कॉर्पोरेशन को, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर रही है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पे आउट रेट्स। ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। एबीसी कॉर्पोरेशन एक आइडियल कैंडिडेट है एच मॉडल के लिए, एज दे पे सब्सटेंशियल डिविडेंड वो पे करते हैं एट द प्रेजेंट टाइम, एंड एच मॉडल प्रेडिक्ट्स द ग्रोथ रेट्स विल सडनली स्लो डाउन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक आइडियल कैंडिडेट है, यहाँ पर आपको सब्सटेंशियल डिविडेंड देने पड़ते हैं स्टार्टिंग के अंदर। एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन एक टेक स्टार्टअप है, जिसने क्या किया, एक्सपीरियंस किया कि रैपिड ग्रोथ हुई है इंसेप्शन के टाइम पे, मीन्स जब उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया, विद एनुअल ग्रोथ रेट सरपासिंग द इंडस्ट्री एवरेज। मीन्स अगर इंडस्ट्री जो है वो कितने से ग्रो कर रही है, 8% से, आप कितने से ग्रो कर रहे हो, आपका जो स्टार्टअप है 10% से, तो आपने क्या किया, सरपास कर दिया किसको, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को। अब जो हाउएवर इंडस्ट्री के जो एनालिस्ट है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि जो एक्सेप्शनल ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा सिग्निफिकेंटली आफ्टर नेक्स्ट 3 इयर्स, एंड द कंपनी विल एंटर अ मोर स्टेबल ग्रोथ रेट। अभी क्या चल रहा है कि हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ रेट में, बट 3 साल के अंदर ही अंदर हम सीधा ही किस पे आ जाएंगे, स्टेबल के अंदर आ जाएंगे। ये क्वालिटी हमने फीचर्स किसके अंदर स्टडी किए थे, हमारे 2 स्टेज मॉडल के अंदर। ऑब्वियसली गोल्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर तो हम ये चीज़ें स्टडी भी नहीं करते। CAPM में हम क्या करते हैं इसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। हमारे यहाँ फॉर्मूला यूज होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, एंड यहाँ पे आप रिस्क मार्केट रेट लोगे एंड रिस्क फ्री रेट। ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिनोट करेगा आपके प्रीमियम को, एंड आपका बीटा डिनोट करता है कि मार्केट अगर चेंज होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या चेंज आएगा। एंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो नॉर्मल डिविडेंड के का यूज होता है, बट यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 48। XYZ Limited, a once thriving technology company, issued preference shares। इन्होंने preference shares इशू किए, कैपिटल रेज करी, ड्यू टू सेवरल लॉसेज कोविड-19 में जो इनको हुए, इसकी वजह से क्या होता है कि इनको क्लोज डाउन करना पड़ जाता है अपने ऑपरेशंस को। गिवन द कंपनी स्ट्रगल्स, हाउ माइट द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वंस मनी बैक। अब आप खुद को सोच के देखो कि अगर आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपने एक कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, एंड कोविड-19 की वजह से वो अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है, क्या आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स है वर ऑलरेडी अवेयर, क्या इस चीज़ के बारे में अवेयर थे, डेफिनेटली नॉट। इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू व्यू इट नेगेटिवली रिग्रेटिंग देयर इन्वेस्टमेंट सीजन। ये ऑप्शन सही लग रहा है, बट आगे ऑप्शंस को स्टडी करते हैं एक बार। इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू व्यू इट पॉजिटिवली एज अ पोटेंशियल वे टू रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ पे पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है, द क्लोजर है नो इम्पैक्ट।
इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब जो XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, एक कंपनी इन्वॉल्व है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड वो कंसीडर कर रही है कि वो इशू करेगी प्रेफरेंस शेयर्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं कि वो इवैल्यूएट करे सेक्शन नंबर 55, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि कंपनी इरिडीमेबल या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू कर सकती है, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकती है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं सेक्शन 55 रिगार्डिंग प्रेफरेंसेस? क्या XYZ लिमिटेड जो है वो कैन नॉट इशू प्रेफरेंसेस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स? ये स्टेटमेंट अभी ठीक लग रही है। उसके बाद आता है XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, ये भी ठीक लग रही है। XYZ लिमिटेड कैन नॉट इशू प्रेफरेंसेस फॉर एनी प्रोजेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कैन नॉट इशू प्रेफरेंसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा स्टडी करते हैं। XYZ एक कंपनी थी जिसमें मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसको करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मतलब हमें जो आंसर देना है वो नॉर्मल प्रेफरेंशियस के केस में नहीं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के केस में देना है। एंड यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि XYZ लिमिट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है वो इशू नहीं कर सकती क्या? इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस। क्योंकि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है तो आप 20 ईयर्स से ज़्यादा का ज़रूर कर सकते हो कुछ टाइम पीरियड तक, बट ये नहीं है कि आप इररिडीमेबल ही कर दोगे। इररिडीमेबल के ऊपर पूरा बैन है एंड इंडिया के अंदर आप इसको इशू नहीं कर सकते हो। 50, अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, एक ऐसी डिस्टिंक्ट कैटेगरी है जहां पर कोई मैच्योरिटी नहीं है, डेट नहीं है, एक्सपायरेशन नहीं है। हाउ डू फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रेफर टू दीज फाइनेंशियल दैट लैक अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड? दे वियर द बैज ऑफ सीनियर प्रेफरेंसेस। अब रिडीमेबिलिटी का जो सीनियर प्रेफरेंसेस है उससे कोई रिलेशन नहीं है। दे आर टर्म्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। रिडीमेबल तो वो होते हैं जिनका एक टाइम पीरियड होता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑफन टर्म जूनियर प्रेफरेंसेस, ये भी रॉन्ग। नोन एज परपेचुअल या फिर इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सेप्ट कंपनसेशन इन कैश या फिर शेयर्स? अब इस टॉपिक को स्टडी करते हैं कि अगर आपको किसी को एक्वायर करना है तो आप कैश के अंदर कंपनसेशन देना चाहोगे या स्टॉक के अंदर। ऑल्दो ये मैं पूरा टॉपिक यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें चार चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले हम रिस्क एंड रिवार्ड की बात करते हैं। अगर हम रिस्क एंड रिवार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? अगर आप कैश दोगे तो आपके पास कोई रिस्क नहीं आएगा, इन फ्यूचर नो रिवार्ड। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टॉक के अंदर तो आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा एंड आपको रिवार्ड भी मिलेगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इवेल्युएशन करते हैं जहाँ पर हमारा पैसा लग रहा होता है, कैश। बट आज अगर आपको एक वाउचर मिल जाए फ्री, एंड उस वाउचर को आप अमेजोन पे यूज़ कर सकते हो, बट इन 4 आइटम्स के लिए, तो आप ये सोना देखोगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। फ्री का वाउचर है, जो भी 4 चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो भी बेस्ट लगेगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। मीन्स आप इवेल्युएशन कब करते हो? जब आपका कैश लग रहा होता है। ओवर वैल्यूएशन, अगर एक कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है, ए अगर बी को एक्वायर कर रही है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो ओवर वैल्यूएड है तो हम किस में पेमेंट करना चाहेंगे? स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट, टैक्सेस। जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ डिडक्शंस मिल सकती हैं, कुछ क्लेम्स मिल सकते हैं, कुछ आपका एग्जेम्पशंस हो सकती हैं। मींस जब भी हम कैश या स्टॉक की बात करते हैं तो हम चारों चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। कैफे कॉफी डे अ सक्सेसफुल कॉफी चेन, ये जनरेट कर रही है कितने का रिवेन्यू? 50 सीआर्स का। इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, बिलीव्स दैट द चेन हैज़ द पोटेंशियल फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एम्स टू एक्वायर इट मोर इंप्रूवमेंट्स वो इसमें करना चाहती है। ओनर क्या करता है? कॉफी चेन के डील करता है कि वो सेटल करता है कि 100 करोड़ का परचेज प्राइस होगा। तो वो कितने में इन्वेस्ट करता है? 20 करोड़ तो वो खुद की कैपिटल देता है। साथ ही साथ बैंक से वो कितने का लोन ले रहे हैं? 100% का। यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी है ये? अब ऑल्दो हमने ये चीज़ स्टडी भी की है कि हम जब भी कोई मेजर कैपिटल सोर्स हमारा कहाँ से आ रहा होगा, बैंक के थ्रू, एंड या वो लोन होगा या वो डेट होगा, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम लेवरेज बाय आउट कर रहे हैं, हम लोन का यूज़ कर रहे हैं। एंड इसका जो बुक के अंदर एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया था वो है एसीसी लिमिटेड, को जब बाय किया था किसने? अडानी ग्रुप ने। तो उन्होंने क्या किया था? बैंक से लोन लिया था।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू असाइनिंग रेटिंग टू प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स को रेटिंग क्यों दी जाती है? ताकि हमें पता चल सके कि ये कितने रिस्कियर हैं या फिर इनकी रिटर्न कैसी है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जो इनको प्रेफरेंस शेयर्स को रेटिंग देती हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कौन सा ऑप्शन लगता है? ओनर्स फॉर्स ऑन इंडिविजुअल बैंक्स, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आ रहा कुछ कंपनीज का। द सोल प्रिक्योरेटिव लाइज इन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो। सेबी के पास भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कंपनी है जो रेटिंग देती है? इकरा, केयर, फिच। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब आप कंसीडर कर रहे हो राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन द इंक्रेडिबल ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मोस्टली एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओवर इक्विटी? मींस हमें कंपेयर करना है किसको? इक्विटी को और प्रेफरेंस को। तो हमें पता है प्रेफरेंस को तो प्रेफरेंस मिलती है, वो लाइन में आगे खड़े होते हैं, जब भी उनको पेमेंट मिलने वाली है या डिविडेंड मिलने वाला है उनको इक्विटी से ज़्यादा एक प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा। इट इज़ द इक्विटी शेयर होल्डर्स हु स्टैंड टॉल। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो टॉल होते हैं। मीन यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर्स को। इक्वल पेइंग फील्ड होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज एट द एंड ऑफ द लाइन, ये भी गलत हो गई। मीन्स हमारी सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एंजॉय करते हैं डिस्टिंक्ट एज क्योंकि उनको क्या मिलती है? प्रेफरेंस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट्स है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइब्रिड सिक्योरिटीज एंड इक्विटी। अब हाइब्रिड क्या होता है? जैसे हम वर्क कल्चर में भी कभी कभार सुनते हैं कि एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है हाइब्रिड कल्चर, हाइब्रिड वर्क, जहाँ पर आपको कुछ दिन ऑफिस जाना पड़ता है एंड कुछ दिन आप घर से ही काम कर सकते हो। ऐसे ही जब हम दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हैं सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी का, डेट का, तो आपका क्या बोलते हैं उसको? हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? Warrants serve as a beacon of opportunity for their holders, furnishing them with the right through not the obligation to acquire at a predetermined rate of equity shares. एक कन्वर्टेबल ऑप्शन क्या होता है? इमूवेबल फाइनेंशियल एसेट्स है, मींस उसको आप ट्रांसयूम नहीं कर सकते किसमें? इक्विटी शेयर्स में। ये तो गलत हो गया क्योंकि कन्वर्टेबल डिवेंचर तो नाम से ही पता चलता है कि आप उसको बाद में किस में कन्वर्ट करने वाले हो? इक्विटी के अंदर। जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्या है? कि वो प्रोमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स की, एंड दीज इन्वेस्टर्स हैव अ प्रिविलेज ओवर रेजिडुअल क्लेम। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है क्योंकि इक्विटी के केस में हमने ये चीज़ स्टडी की है कि यहाँ पर रेजिडुअल क्लेम मिलता है। मींस अगर सारा पैसा बांटने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो उस पर किसका राइट होगा? इक्विटी होल्डर्स का। हाइब्रिड सिक्योरिटीज आर यूनिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट सीमलेसली ब्लेंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ, इसमें दोनों होती हैं, बोथ डेट एंड इक्विटी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है एंड फोर्थ भी ठीक है। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब जो आपका सेक्शन नंबर 47 है कंपनीज एक्ट का, वो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या बोलता है? इफ अ कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ कंसीडरेबल पीरियड, तो क्या चीज़ होगी? हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि वैसे नॉर्मल केस में प्रेफरेंस के पास नो वोटिंग राइट्स, बट एक केस सिनेरियो में अगर वहाँ पे उसको आपने डिविडेंड नहीं पे किया है, कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा कि उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। Gain as a result of this situation. As a compensatory measure, they are entitled to claim twice the dividend amount during the subsequent years. Wrong. A unique conversion mechanism activates, allowing them to seamlessly transform their preference into equity share. No conversion का तो कोई option यहाँ पे बात ही नहीं हुई. They acquire a special privilege that allows them to offload their shares in the market. Higher price का भी कुछ relation नहीं है. They are empowered with a decisive right. Means वो decision ले सकते हैं. तो आपका correct option क्या हो जाएगा? D. सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता है कि वो एक लार्जर डेट के लिए, मतलब 20 ईयर से ज़्यादा के लिए वो रिडीमेबल हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कम विद एन एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन, एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन होती है? नो। The act firmly prohibits the issuance of irredeemable shares, emphasizing the importance of financial discipline and long-term sustainability. अभी तक ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। The act provides a broad leeway, allowing companies to issue irredeemable shares. No, आप इशू कर ही नहीं सकते। The act stipulates the preference shares can be issued with an extended timeline, but this is exclusively reserved
फॉर प्रोजेक्ट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर, नो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब आप वैल्यू कर रहे हो कंपनीज को एंड इस प्रोसेस के अंदर, वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसिडर द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, आप सबसे ज़्यादा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हो? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट चेंज होती है, बुक वैल्यूज अलग होती हैं, मार्केट वैल्यू अलग होती है। तो रीसेंट डाटा जो है वो लेस रिलायबल है, नो। मोस्ट रिसेंट डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगा आपको क्या? बेटर एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ड्यू टू इट्स टाइमलीनेस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डाटा फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट फिजिकल इज मोर ऑलवेज मोर एक्यूरेट, अब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक्यूरेट होगा, वो आपको बेटर टाइमलीनेस के अकॉर्डिंग बेटर एस्टिमेट प्रोवाइड कर सकता है, बट हमेशा एक्यूरेट होगा ये गलत हो जाएगा। रिवेन्यूज और प्रॉफिट जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, डेफिनेटली नॉट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रेफर टू द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल दैट कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू। अब प्रेफरेंशियल राइट नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर किस चीज से लेके मिलता है? एक तो उनकी कैपिटल को लेके, एंड दूसरा क्या होता है? डिविडेंड्स को लेके। तो पेमेंट ऑफ ओनली टैक्सेबल डिविडेंड एज अ फिक्स्ड अमाउंट या फिर फिक्स्ड रेट, ये तो ठीक ऑप्शन है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पेड अप और डीम्ड कैपिटल, तो उनको कैपिटल पे भी रीपेमेंट मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? कैपिटल शैल बी डीम टू बी प्रेफरेंस कैपिटल रहेगी, नॉट विद स्टैंडिंग दैट इज एंटाइटल ईदर टू इधर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अब यहाँ पे राइट्स मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे कौन से राइट्स हो सकते हैं? जो पार्टिसिपेटिव को मिलते हैं। पार्टिसिपेटिव के केस में क्या होता है कि आपको अपनी कैपिटल तो मिलेगी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने किसी फॉर्म के अंदर 10 लाख लगा रखे हैं, एंड वो फॉर्म बहुत अच्छा करती है, एंड उसकी जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट वो अर्न करती है। तो आपकी 10 लाख कैपिटल देने के बाद, इक्विटी को पैसा देने के बाद भी उनके पास बहुत सारी कैपिटल बच जाती है। तो उन शेयर्स को जो बाकी अमाउंट बच जाएगा उनकी कैपिटल देने के बाद, उसमें से भी पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए एंड बी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हेन अ सिक्योरिटीज रिवार्ड, जब भी एक सिक्योरिटी के जो भी रिवार्ड्स आएंगे वो लिंक्ड हो जाते हैं किससे? जनरल इकोनॉमिक वेरिएबल से, सच एज इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी इंडाइसिस। व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज कंसीडर्ड इनोवेटिव? अब ये एक टाइप का क्या है? हाइब्रिड सिक्योरिटी का टाइप है, जहां पर आपकी जो प्राइजेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, वो डिपेंड करेंगे किस पे? किसी और सिक्योरिटी पे, किसी और इंटरेस्ट रेट पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है, अगर ऑयल प्राइसेस हाई जाएंगे तो आपकी रिटर्न भी हाई चली जाएगी। तो जो इनोवेटिव हाइब्रिड्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटी का। ऑप्शन नंबर डी। इमेजिन यू आर एन इन्वेस्टर कंटेम्पलेटिंग परचेजिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, हम क्या खरीदने वाले हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? आपको कोई स्पेशल राइट नहीं मिलेगा। किसके ऊपर? एक्स्ट्रा कैपिटल या फिर एक्स्ट्रा डिविडेंड, जो हमने किस केस में देखा था? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। As you evaluate your investment options, you want to grasp the consequences of owning these shares. What should you anticipate as a non-participative preference share? आपको शेयर मिलेगा कंपनी के कॉमन स्टॉक में, ये तो कभी भी कॉमन स्टॉक along with fixed dividend payment. No, you will receive a fixed annual dividend तो मिलेगा, but may also share in company's profit, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटिव है तो इनको एक्स्ट्रा कुछ राइट तो वैसे भी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अपॉन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन भी इनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यू विल रिसीव अ वेरिएबल डिविडेंड रेट, नो। यू विल रिसीव अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, बट वांट शेयर, यहाँ पर ये नहीं शेयर करेंगे लिक्विडेशन के केस में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट आर द एसेंशियल प्रोविजंस गवर्निंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर? अब क्या प्रोविजंस है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द कैपिटल दैट कैरीज नो प्रेफरेंशियल राइट्स, ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैरीज द राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस आफ्टर ऑल पेमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट इफ डिविडेंड्स आर अनपेड फॉर 2 years। बट यहाँ पर ये चीज गलत लिखी कि पार्टिसिपेट कर सकते हो सरप्लस के अंदर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड्स एंड सरप्लस, ये भी गलत हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज डिफाइंड एज द कैपिटल विद द राइट टू फिक्स डिविडेंड मिलेगा, कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट इफ डिविडेंड्स आर अनपेड फॉर 2 years, ये आपका करेक्ट हो जाता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल शेयर्स आर अलाउड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी, बट आपकी करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हमने शायद कुछ गलत स्टडी कर लिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड्स एंड सरप्लस।
ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो वोट भी कर सकते हैं डिविडेंड्स में अगर 2 साल से ज़्यादा हो जाते हैं। एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस प्रोहिबिटेड है, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। बट प्रेफरेंस शेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो एक्सीड कर सकते हैं 20 ईयर्स से, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 63। अब वर्थ जो एक एसेट है मीन्स वैल्यू कैन बी determined by analyzing its pricing in relation to the prices of comparable asset। जहाँ भी comparable asset की बात आती है वहाँ हम कौन सा यूज करते हैं, हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन सच एज अर्निंग कैश फ्लोज। एंड सबसे बेस्ट मेथड हमारा कौन सा रहेगा, रिलेटिव वैल्यूएशन, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। हमने इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आपको सबसे पहले कंपेरेबल बिजनेसेस को ढूंढना पड़ेगा, उसमें से बेस्ट चूज करना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीपल्स का यूज करना है, जिसमें आपके कौन कौन से मल्टीपल्स आते हैं, आपका प्राइस वाला मल्टीपल एंड एंटरप्राइज वैल्यू वाला। A ratio that illustrates the stock market readiness to pay for 1 rupee of earnings per share is referred to as earnings multiple। कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो ये शो करता है कि आप 1 रुपीज के कितने रुपीज पे अर्न कर पा रहे हो, तो वो आपका कौन सा होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। जैसे 100 रुपये का शेयर है, आपने बोली एंड आपको कितने की अर्निंग उस पर हो रही है, 10 रुपीज़ की। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 10 रुपीज़। जो ये शो करेगा कि अगर आपने वहाँ पर 1 रुपये लगाया तो आप कितने रुपये अर्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ लगाने पे आपकी कितनी अर्निंग होगी, 1 रुपीज़ की, 1 रुपीज़ की। 10 रुपीज़ लगाने पे आप 1 रुपये कमाओगे, 20 रुपये लगाने पे आप 2 रुपये कमाओगे। एंड जैसे ही आप वहाँ पे 100 रुपये लगाओगे, एक शेयर लोगे वहाँ का, तो आपके पास 10 रुपीज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्राइस टू अर्निंग्स। अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, स्टार्टअप्स आर प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है उनकी, जिनमें उनको एग्जामेशन मिलती है बिजनेस एक्सपेक्शन से। अब इसके लिए तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी थ्योरी स्टडी की है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टअप्स को एग्जामेशन मिलती है कि उन पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी कितने सालों तक, 3 to 5 years तक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। With the Indian government organizational structure, which specific departments spearheaded the Startup India initiative with the ambitious goal of nurturing। किस डिपार्टमेंट ने किया था जो स्टार्टअप को रिकॉग्निशन भी देता है, तो वो हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एबीसी ऑर्गेनाइजेशन एक क्वालिफाइंग स्टार्टअप है, वो क्या फाइंड करता है, इटसेल्फ इन सिचुएशन जहां पर उसको कैरी फॉरवर्ड करने हैं अपने लॉसेस। बट जब आप कंसीडर कर रहे हो क्लोजली हेल्ड कंपनीज को एंड डिडक्शन ऑफ बिजनेस लॉसेस, व्हाट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिफाइंग स्टार्टअप। मींस अगर आपको अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन होती है, क्या, एक्सक्लूसिवली हेल्ड बाय कॉर्पोरेट एंटिटीज, नो, कंटिन्यूड 51% शेयर होल्डिंग। मीन्स आपके जो मेजर शेयर होल्डर्स है वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, ये आपकी सही कंडीशन है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। XYZ Tech Solutions, a prominent technology company, offers employee stock ownership, ESOP। ESOP हमें पता है कि एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें उनको बेनिफिट्स मिलता है। जैसे करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 1000 रुपीज़। बट एम्प्लॉयज़ को किस प्राइस पे मिल जाएगा, जो एक्सरसाइज प्राइस होगा, फॉर एग्जाम्पल 200 पे उनको वो चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हेन डू एम्प्लॉयज़ होल्डिंग ESOPs एट XYZ Tech Solutions फेस द इनिशियल इंस्टेंस ऑफ टैक्सेशन। अब वैसे तो ESOP पे क्या होता है, डबल टैक्सेशन होता है। जब आप उसको एक्सरसाइज करोगे तब भी टैक्स लगेगा, एंड जब आप उनको सेल करोगे तब भी टैक्स लगेगा। बट यहाँ पर क्या बोला है, इनिशियली पहले कौन सा लगेगा, नो टैक्सेशन ऑन ESOP, ये तो वैसे ही गलत हो गया। बोथ एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज एंड सेलिंग, अगर नॉर्मल केस सिनेरियो होता तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाता। बट यहाँ पर क्या सिनेरियो है, इनिशियल, तो इनिशियल के केस में क्या आ जाएगा, एट द टाइम ऑफ ESOP एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर डी। विच टाइप ऑफ एनालिटिक्स हेल्प्स एड्रेस कस्टमर्स प्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स। अब प्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन, वो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। व्हाट इज द पीईजी रेशियो एंड हाउ इट इज कैलकुलेट। अब पीईजी रेशियो क्या है, हमारा एक तो पीई अपॉन हमारे ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे कंपेनियन वेरिएबल है। कुछ एक्स्ट्रा रेशियोज हैं जो हमारी बुक के अंदर गिवन है। एंड यहाँ पे पीजी रेशियो इज द रेशियो ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स। क्या प्राइस टू अर्निंग्स का रेशियो है, हाँ, डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कहीं भी शो हो रहा है, नो।
पीजी रेशियो इज द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द अर्निंग्स पर शेयर टू द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, नहीं। पीजी रेशियो इज द रेशियो ऑफ बुक प्राइस टू बुक मल्टीपल टू द नेट ऑपरेटिंग मार्जिन, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग मार्जिन का कोई रिलेशन ही नहीं है। जो पीजी रेशियो वो रेशियो टू प्राइस टू अर्निंग्स है मल्टीपल टू द एंटिसिपेटेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ये सही लगता है हमें, प्राइस टू अर्निंग्स अपॉन ग्रोथ। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एसेट्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिनको हमने जल्दी से सेल करने के लिए नहीं रखा हुआ, वो हमारे बिजनेस वाले एसेट्स नहीं है, वो हमारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। तो कैपिटल एसेट्स आर हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया स्टेटमेंट। कैपिटल एसेट्स आर हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, वाइल स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए होता है, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ये स्टेटमेंट सही लग रही है। बोथ आर टैक्स द सेम वे, गलत, क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक बिजनेस का है एक कैपिटल का है। तो हमारे पास दो तरह के टैक्स होते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन का, एंड सेकंड जो हमारे पास होता है कैपिटल एसेट्स का जो टैक्स होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। स्टॉक इन ट्रेड जो है वो एग्जाम्प्ट है सारे टैक्सेस से, ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज द कन्वर्जन प्राइस। अब कन्वर्जन प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे आप उस डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी के अंदर। अपील टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब कन्वर्जन प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या फ़र्क होगा, कम होगा तो क्या फ़र्क होगा। ऑब्वियसली बीइंग एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे कि आपका कन्वर्जन प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स मिल पाए। तो हमारा क्या आ जाएगा, अ लोअर कन्वर्जन प्राइस मेक्स द डिवेंचर मोर अट्रैक्टिव। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अब इंफॉर्मेशन रिट्राइवल क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करता है, स्टोर करता है, एंड उसके थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स निकाल के आपको देता है इन द फील्ड ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड टेक्स्ट माइनिंग, टू कंडेंस लेंथी पैसेजेस ऑफ टेक्स्ट इनटू द कंसाइज समरीज, मेकिंग देम मोर मैनेजेबल। ये इसका काम नहीं है। टू मॉनिटर एंड ट्रैक, ये मॉनिटर एंड ट्रैक भी नहीं करता। टू इफेक्टिवली लोकेट एंड डिलीवर डाटा दैट इज पर्टिनेंट टू स्पेसिफिक क्वेरीज एंड प्री डिफाइंड फ्रेजेस, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। टू आइडेंटिफाई द इमोशनल टोन एंड सेंटीमेंट, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट रोल्स डू जनरल पार्टनर्स। अब हमारे जनरल पार्टनर्स कौन होते हैं, जो हमने स्टडी भी किया कि ये मैनेज करते हैं आपके बिजनेस को। ठीक है, इनका काम क्या होता है, एलपी से इन्वेस्टमेंट लेके आना, और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स करना, ठीक है, एक रिटर्न जनरेट करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीपीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग कैपिटल बाय रीचिंग आउट टू पोटेंशियल इमीडिएट इन्वेस्टर्स के पास ही जाते हैं, उनको परsuade करते हैं कि हाँ इस चीज़ के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप अपना पैसा हमें दो, एंड इसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, और एक फर्म का विजन उनको शो करते हैं। दे ऑल्सो मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड एक्टिवली सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पोर्टफोलियो कंपनीज। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है वैसे, बट एक बार स्टडी कर लेते हैं। जीपीज फोकस सॉनली ऑन द इन्वेस्टिंग इन न्यू कंपनीज, ये रिसर्चिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल बैकिंग, ये ऑप्शन ठीक है, बट ये इनकम्प्लीट है एज कम्पेयर टू ऑप्शन ए। जीपीस मेनली हैंडल द फॉर्म्स डेली ऑपरेशन, नहीं, डेली ऑपरेशंस कौन देखते हैं, आपके ऑपरेशनल मैनेजर, जो आपके मैनेजिंग पार्टनर्स होते हैं। जीपीस फोकस ऑन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंपनीज थ्रू आईपीओज और मर्जर्स, क्रिएटिंग रिटर्न फॉर लिमिटेड पार्टनर्स। इनका सिर्फ ये काम नहीं होता, अगर एक एक्यूरेट ऑप्शन देखे तो आपका ऑप्शन ए शो होता है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट लेड टू द ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री क्यों ग्रो हुई, क्योंकि आपको फॉरेन के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स मिली, एंड कुछ रूल्स आपके वहाँ पर रिलैक्समेंट हो गई थी। तो ये हमें कौन सा ऑप्शन सही लगता है, रिलैक्स रूल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर लिमिटेड होता तो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करती। अगर गवर्नमेंट के रूल्स स्ट्रिक्ट होते तो भी ग्रो नहीं करती, या फिर लैक ऑफ ऑप्शंस होते तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट आते ही क्यों। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन एस्क्रो अकाउंट। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट, जहाँ पर जो भी पैसा आपके पास आएगा उसका 10 to 25% आप क्या कर दोगे, इसके अंदर डिपॉजिट करके रखोगे, ताकि ताकि जब भी टेक ओवर होने वाला है उससे आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर सको। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग अ टेक ओवर, नहीं। टू एंश्योर द एक्वायरर फुलफिल्स देयर ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट्स इन द पब्लिक ऑफर, मींस जैसे ही पब्लिक ऑफर में पैसा आएगा, तो आप वो पैसा अगर आपके स्पेशल अकाउंट में पड़ा होगा तो उससे आप अपनी कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय टारगेट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नो। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपीटिंग एक्वायरर्स इन अ टेक ओवर, आप प्रोटेक्ट तो ना करना चाहते हो इंटरेस्ट ऑफ कंपीटेड एक्वायरर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
व्हेन शेयर मार्केट प्राइस कितना है ₹30 एंड वारंट क्या कंटेन करता है, राइट टू परचेज है। अब वारंट हमने क्या स्टडी किया था, एक तरह का क्या होता है, एक वाउचर होता है जिसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका करंट मार्केट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और इस वाउचर में भी क्या होगा, एक प्राइस मेंशन्ड होगा, जैसे 120, एंड आपका करंट मार्केट प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल 150, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 120 वाला प्राइस है उस पे परचेज कर पाओगे, बाकी पब्लिक को कितने में मिलेगा, 150 में। अगर आपका प्राइस मार्केट का क्या हो जाता है, 100, तो अब आपको लगेगा कि यार मैंने तो 120 पे लिया हुआ है, बट यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आपको 120 पे नहीं करने, आपको सिर्फ कितने पे करने हैं, 100, एंड आप इस पे परचेज कर सकते हो। या मार्केट में कोई भी प्राइस चल रहा है, अगर आपको नहीं लेना तो आपको उसको यूज़ ना करने की भी ज़रूरत है, तो आप नहीं कर सकते। तो अब हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि कितना बेनिफिट आपको हो रहा है। जैसे मार्केट प्राइस कितना है, 30 रुपीज़, बट जो आपका वारंट में मेंशन्ड एक्सरसाइजेबल प्राइस है वो कितना है, 20, मीन्स 20 वाली चीज़, जो 30 वाली चीज़ है, जो मार्केट के अंदर कितने की है, 30 की, आपको कितने की मिल जाएगी, 20 की, तो हमारा बेनिफिट कितना हो रहा है, 10 रुपीज़। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर वैल्यूइंग अ कंपनीज इक्विटी शेयर्स यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब हमारा प्राइमरी बेसिस क्या होता है, the model calculates the share price by estimating the present value of future dividends of the company it is expected to distribute. It assesses the share capital based on the expected capital gains. ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल गेन्स हम यूज ही नहीं करते। एंड हमारे यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हमें डिविडेंड वाला ऑप्शन होने, क्योंकि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वैल्यूज शेयर्स बेस्ड ऑन द कंपनीज टोटल रेवेन्यू, ये भी गलत हो जाएगा। शेयर वैल्यू इज डन बाय प्रोजेक्टिंग फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस, ये भी गलत हो जाएगा। मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। What does what benefit does private equity provide to entrepreneurs and founders and what is its downside, मीन्स उसका बेनिफिट क्या है एंड उसकी नेगेटिव डिसएडवांटेज क्या है। इट प्रोवाइड्स ईजियर एक्सेस टू अल्टरनेट कैपिटल, ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है कि कैपिटल तो वो देता है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी के थ्रू आपके पास क्या आ जाती है, कैपिटल आ जाती है, एंड वो रिड्यूस कर देता है आपकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस प्रेशर। बट ये लिमिटेड है बाय मार्केट फोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कैसे होती है, मार्केट फोर्सेज के थ्रू, मीन्स डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। It makes it easier to assess public markets and avoids pressure for quarterly results. ये ऑप्शन एज कम्पेयर टू ये क्या है, इनकम्प्लीट है। इट enables entrepreneurs to assess venture capital easily, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ है। इट reduces the reliance on institutional investors, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, Dash is typically provided to small businesses with high growth potential or those that have recently experienced rapid expansion and poised to keep growing. अब ऐसा कौन सा कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे एक फॉर्म को जो स्मॉल है, पहली चीज, एंड उसके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल हमें लग रहा है, जहां पर रैपिड एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं एंड वो ग्रो करेगी। तो हमने देखा था कि वेंचर कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, जो अभी न्यू फर्म्स हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे है, सीड स्टेज पे है, उसके अंदर हम वेंचर कैपिटल लगाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेंचर फाइनेंसिंग। प्राइवेट इक्विटी इक्विटी के अंदर हम क्या करते हैं, मैच्योर्ड के अंदर। विच फोरकास्टिंग टेक्निक रिलाइज ऑन मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं एंड इज नोन फॉर बीइंग कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव। अब मैथमेटिकल जहाँ पर क्या आ जाएगी बात, नंबर्स की, एंड नंबर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, एक क्वांटिटेटिव है जो ऑब्वियसली आपके नंबर से डिनोट होता है, एक क्वालिटी वाला है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Choose the statements that accurately describe the characteristics of special purpose acquisition companies. जब हम मैनेजमेंट टीम की बात करते हैं एसपीएससी की, यूजुअली हैज एक्सपर्टीज और सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस होता है उनका एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, जो उनको गाइड करती है किसके लिए, एक्विजिशन स्ट्रेटेजी के लिए। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। वन ऑफ द मेन रीजन जो पर्पज ऑफ फॉर्मिंग एसपीएससी है वो क्या है, टू परस्यू अपॉर्चुनिटीज बाय एक्वायरिंग बिजनेस इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। और एक कंपनी जो है वो क्या होती है, उनके माइंड में होती है। ऑल्दो एसपीएससी सिर्फ आईपीओ के लिए एंड मर्जर के लिए डिसाइडेड होती है, बट वहां पर एक कंपनी तो टारगेट माइंड में रहती ही रहती है कि किस चीज को आप एक्वायर करने वाले हो। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक लग रहा है एंड ए भी ठीक लग रहा है। एसपीएससी typically have multiple and publicly disclosed acquisition targets at the time of, ये बहुत सारे ऑप्शंस वो लेके नहीं चलते कभी भी। एसपीएससी ऑफन डिस्क्लोज ऑल पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट्स, वो कभी भी अपनी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन होता क्या है, ये जो आपका टॉपिक निकल के आता है वो कहाँ से आता है, मर्जर से, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ मर्जर स्टडी किए थे।
आपकी बुक के अंदर भी हैं। तो मर्जर के केस में क्या होता है कि हमने क्लास में बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था जहाँ पे एक फूड ट्रक का एग्जांपल था। एक फूड ट्रक वैन है और ए है, एंड एक फूड ट्रक वैन है बी। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में दो दोस्त हैं, एंड ये दोनों क्या करते हैं कि मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये एक बंदा क्या कर रहा है, कॉफ़ी सेल कर रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, बर्गर सेल कर रहा है। तो जब ये मर्ज कर जाते हैं तो ये मर्जर का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इससे इनका बिजनेस ज़्यादा रन करेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन कब होगा? अब वर्टिकल लाइन कैसी होती है? एक ऐसी लाइन जहाँ पर ये फूड ट्रक ए बी है। अब इससे ऊपर क्या होंगे? इसके मैन्युफैक्चरर्स, जो इसको कॉफ़ी का रॉ मटेरियल, बर्गर का रॉ मटेरियल दे रहे हैं, एंड इसके नीचे क्या होंगे? सप्लायर्स। ये एक सप्लाई चेन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो आप अपने मैन्युफैक्चर को बाय करते हो या फिर आप अपने सप्लायर को बाय करते हो। तो वो ऑप्शन देखते हो जो इसके साथ रिलेट करता है। अ कंपनी एक्सपैंड बाय एक्वायरिंग कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में अगर आप करोगे तो कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे आपका डायरेक्ट कंपटीशन होता है। एक कंपनी एक्सपैंड करेगी बाय एक्वायरिंग सप्लायर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारे इस एग्जांपल से भी रिलेट करता है। अ कंपनी फोकसेस ऑन अ नीश मार्केट, यहाँ पर वो नीश वाला केस नहीं आएगा। द कंपनी एंटर्स न्यू मार्केट बाय डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन वैल्यूएशन मेथड यूज्ड इन मर्जर एंड एक्विजिशन? में कौन सा मेथड कॉमन नहीं है? कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, ये हम यूज करते हैं, कंपनीज को कंपेयर करते हैं। डीसीएफ भी हम यूज करते हैं, एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन, जिसमें हम एसेट की हेल्प से क्या करते हैं? इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैलेंस शीट है, यहाँ पे आपके पास एसेट्स है एंड यहाँ आपके पास लाइबिलिटीज है। तो अगर आपको एसेट्स की वैल्यू पता है तो हमें यहाँ से टोटल पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख है, तो हम ये गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल है वो भी 10 लाख आएगा, क्योंकि हमें पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है। एंड यहाँ पर आपके पास जितने भी नॉन इक्विटी क्लेम्स है, फॉर एग्जांपल डेट आपके पास कितने का है? 3 लाख का। तो क्या आप इक्विटी जज कर सकते हो? यस, आपके पास कितनी रह जाएगी? 3 लाख माइनस 10 लाख। 10 लाख में से अगर 3 लाख जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 लाख। तो ये आपका एसेट बेस्ड वैल्यूएशन होता है। बट ये चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में। तो कौन सा मेथड हम नहीं यूज़ करते? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। Which financial model is most suitable for analyzing high growth companies with changing growth rates? जिसमें आप एनालाइज करते हो किसको? हाई ग्रोथ कंपनीज को। अब कौन सा मॉडल हो सकता है जिसमें हाई ग्रोथ कंपनीज है एंड उसके जो ग्रोथ रेट्स है वो बार बार चेंज कर रहे हैं? एक स्टडी स्टडी के अंदर तो आपका ग्रोथ रेट चेंज ही नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंपल लीनियर ग्रोथ मॉडल, सिंपल लीनियर ग्रोथ मॉडल में हाई ग्रोथ कंपनी तो आ ही नहीं सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। अ मॉडल विद 3 और मोर स्टेजेस, ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस है, बहुत सारे ग्रोथ रेट आ रहे हैं। टू स्टेज के अंदर क्या होता है? टू स्टेज के अंदर तो सिंपली आप क्या करते हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, एंड यहाँ से आप किस पे शिफ्ट कर जाते हो डायरेक्टली? एक स्टेबल ग्रोथ पे। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच एक की मेथड है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया था प्रायर में एमसीक्यूज के अंदर भी, कि सब्स्टिट्यूशन यूज करता है जिसके अंदर आप एक एसेट को छोड़ के दूसरी एसेट के ऊपर जाते हो। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या इम्प्लाई करता है कि बायर्स जो है वो ज़्यादा पे करेंगे? डेफिनेटली नॉट। द जो प्राइस है सब्स्टिट्यूशन को वो एम्फेसाइज करता है कि एक बायर की विलिंगनेस है टू पे फॉर अ प्रॉपर्टी इज प्राइमरली ड्रिवन बाय इमोशनल फैक्टर्स। नहीं, उसको जो नीड्स है कि अगर ए मशीन यूज़ कर रहा है और उसकी मशीन ख़राब हो गई है तो उसकी सिमिलर मशीन के ऊपर जाएगा एंड वो कंपैरिजन करेगा। सजेस्ट दैट द बायर्स आर विलिंग टू वेट फॉर अ ट्रांजैक्शनल डिले, यहाँ पर वेट का भी कोई रिलेशन नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन सजेस्ट दैट द बायर्स विल प्रेफर प्रॉपर्टी विद यूनिक फीचर्स इवन इफ इट कॉस्ट मोर देन कंपेरेबल। हम एक ज़्यादा महंगी या फिर जो कॉस्टलियर ऑप्शन है उसके ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द बायर्स आर लाइकली टू पे नो मोर देन द कॉस्ट ऑफ कंपेरेबल प्रॉपर्टी। आप कंपेयर करोगे एंड उस कंपेरेबल प्रॉपर्टी से आप ज़्यादा नहीं जाओगे ओपन मार्केट में, एज लॉन्ग एज देर आर नो ट्रांजेक्शन डीलेज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओनली ई स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। विच मैथमेटिकल मॉडल इज कॉमनली यूज फॉर वैल्यूइंग ऑप्शंस? अब ऑप्शंस की जब आपको वैल्यू करनी है एंड वो कहाँ पे अप्लाई हो सकता है? वारंट्स के केस में भी। अगर वारंट्स के बारे में आप स्टडी करोगे तो वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मॉडल यूज होता है, कौन सा? ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना तो आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करते हो, ना आप कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल यूज करते हो, ना आप बायनॉमियल मॉडल यूज करते हो। हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? हम ब्लैक स्कॉल मॉडल यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? ये चीज़ हमने कहाँ स्टडी करी थी? स्टार्टअप के चैप्टर में।
एंड अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस, कौन कौन से हमने कैटेगरी 1 एआईएफ स्टडी किया था, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, बट कैटेगरी 4 एआईएफ यहाँ पर टॉपिक्स में नहीं है, एंड ये आपका हो जाएगा जो कैटेगरी नहीं है एआईएफ की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। XYZ लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइडेड है, साथ ही आपको ग्रोथ रेट दे रखा है एनपीएम, एंड ग्रोथ रेट आपको दे रखा है 5%। डिविडेंड पे आउट रेशियो, विच मीन्स कि डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो वो कितना है, 0.6 आपको दे रखा है। यहाँ से आपका बी कितना आ जाएगा, 0.4, जो कि आते हैं 1 माइनस 0.6 करके, एंड आपका आर आपको गिवन है 10%। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्राइस अपॉन सेल। मैं फिर से ये रिमाइंड कराऊंगा कि हमें क्या करना है, सिर्फ इन फॉर्मूलाज को याद करना है, बाकी सारे टर्म्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन होंगे। तो हमारा प्राइस अपॉन सेल्स का क्या फॉर्मूला था, एनपीएम 1 + जी 1 - बी आर माइनस जी। यहाँ से आप डायरेक्टली बस फिगर्स को पुट करना है, 15%, 1 + 5%, नेक्स्ट आपका 1 - बी कितना आ जाएगा, 0.6। जब आप 1 में से 0.4 को माइनस करोगे तो 0.6 आ जाएगा, डिवाइड बाय आर 10% माइनस ग्रोथ रेट आपका कितना है 5%। तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1.89 आपका आंसर आ जाएगा। क्वांटम लीप टेक्नोलॉजीज रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 15%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर आपको कितना गिवन है, 12%, एंड जो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आपका है 0.3। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्योंकि 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको करना है, तो 0.7 आपका बी हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, रिटेंशन रेशियो। और ग्रोथ आपको कितनी गिवन है, 8%। बेस्ड ऑन दिस फाइनेंशियल डाटा हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। प्राइस अपॉन बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, आर ओ ई 1 - बी आर माइनस जी, सिंपल फॉर्मूला है। एंड हमें इसमें सिर्फ टर्म्स को पुट करना है, आर ओ ई कितना है 15%, 1 - बी आपका कितना आ जाएगा 0.7, एंड जब आप इसको यूज़ करोगे, आर माइनस 12% माइनस 8%, तो यहाँ से आपका क्या आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर एक टर्म मैंने गलत लिख दी है, 0.7। अब क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो 1 - बी है, तो 1 - बी जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा अगेन, एंड यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 1.125 आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एन अमलगामेटेड कंपनी। अब एक अमलगामेटेड कंपनी कौन सी होती है, जब आप ए एंड बी कंपनी को कंबाइन करते हो एंड उसके बाद एक सी कंपनी फॉर्म कर देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगामेटेड कंपनी। अगर वो फेल करती तो मीट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बेनिफिट फ्रॉम सेक्शन 72A, स्पेशली कंसर्निंग द कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब ये चीज़ अमलगमेशन के अंदर होती है कि अगर आप दो कंपनीज फॉर्म हो रही हैं एंड उसके बाद वो एक सी कंपनी बन रही है जो कि न्यू कंपनी है, अगर ए एंड बी के कुछ सेपरेट बिजनेस लॉसेस थे जो उनको एक राइट मिलता है कि वो सेट ऑफ कर सकते हैं, बट अब वो लॉसेस तो चले गए क्योंकि एक न्यू कंपनी फॉर्म हो चुकी है, बट अमलगमेशन के प्रोसेस के अंदर ये बेनिफिट मिलता है कि आप उन लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे आपने उस कंपनी को छोड़ दिया एंड वो एक सी कंपनी बन चुकी है। तो अगर आप फेल करते हो, अगर आप कंडीशंस ही पूरी नहीं करोगे 72A की, तो क्या होगा, कंपनी विल फेस इमीडिएट डिसोल्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। द अमलगमेटेड कंपनी विल लूज ऑल इट्स एसेट, ये भी नहीं होगा। द पोर्शन ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉस, जो भी आपका बॉट फॉरवर्ड लॉस या फिर जो डेप्रिसिएशन है, वो सेट ऑफ बाय अमलगमेटेड कंपनी, जो वो सेट ऑफ करना चाहती है, उसको कैसे ट्रीट कर लिया जाएगा, इनकम, क्योंकि आपने कंडीशंस नहीं फुलफिल करी, नॉट फुलफिल्ड कंडीशंस ऑफ सेक्शन 72A। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बाय यूजिंग द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है, ये दे रखा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम 3-4 एग्जांपल्स इसी से रिलेटेड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटेड इन्वेस्टेड कैपिटल यूज करना है। तो 600 लाख अपॉन 300 लाख, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन फाइनेंशियल एनालिसिस,
What is the main focus of return on invested capital metric and how does it differ from other financial metrics? अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल हमें पता है कि हम जितना पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं एंड जो हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसके थ्रू हम कितना पैसा या फिर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ROC offers a more precise assessment of company's operational efficiency by measuring how effectively capital is used in core business activities. तो ये ऑप्शन सही लग रहा है. ROC provides insights into the total value of the company. यहाँ पर डेट एंड इक्विटी का कोई रोल नहीं है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक, ए. ROC evaluates the overall financial health of the company by analyzing the balance between its assets and liabilities. ये हम नहीं करते, वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है जिसमें हम एसेट्स, करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज को डिडक्ट करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स? अ फील्ड दैट कंबाइंस वेरियस स्किल्स. वो कंबाइन करता है टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. यहाँ पर हम रिलाई करना चाहते हैं टारगेट ट्रेडिशनल जो हमारी मार्केट रिसर्च है, इग्नोरिंग डाटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज नहीं, क्योंकि हम डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज का तो यूज़ करेंगे. टू केयरफुली एग्जामिन द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोड्यूस गेनिंग इनसाइट्स. ये ऑप्शन हमें सही लगता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बिजनेस एनालिटिक्स में करते हैं, जैसे हम डाटा को यूज़ करते हैं, उससे इंसाइट्स लेते हैं, फिर उससे एक अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं ताकि वो फ्यूचर गोल्स हमारे फुलफिल कर सके. रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए तो इसको कभी भी यूज़ नहीं किया जाता. ऑप्शन बी, अ वारंट इज अ रिलेटिवली. अब वारंट के बारे में हमने स्टडी करा था कि एक वाउचर की तरह होता है जिसको आप किसी भी टाइम पे जो आपको बेनिफिशियल सिचुएशन लगती है उसको यूज कर सकते हो एंड उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? इक्विटी के अंदर. तो यहाँ पे क्या है? अ वारंट इज अ रिलेटिवली डैश ऑप्शन टू बाय डैश एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. अब हम बाय तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स ही. तो हमारे दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए. अब शॉर्ट टर्म होगा या बाय लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें एक प्री डिटरमाइंड डेट होती है. तो ये कुछ टाइम के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपको ये ऑप्शन मिला है. तो आपको एक का कैसे मिलेगा? लॉन्ग टर्म के लिए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. व्हाट लेड टू द ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री इन इंडिया? ये हम ऑलरेडी एमसीक्यू कर भी चुके हैं कि रिलैक्स रूल्स हो जाएंगे आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, इसलिए आपको वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिखी है. ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर्ड इन टू द WACC कैलकुलेशन? हमने जब WACC का एग्जाम्पल भी किया था उसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आई थी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी आई थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आई थी. तो अब हम एमसीक्यूज पे चलते हैं. वेट और प्रोपोर्शन ऑफ डेट जो हमने यूज़ करा था, इक्विटी प्रोपोर्शन यूज़ किया था, वेट और प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंसेस यूज़ किया था, तो हमने क्या यूज़ नहीं किया था? इंडिविजुअल टैक्स रेट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. व्हाट इज मीनिंग बाय कन्वर्ज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेशनल मार्जिन्स? अब ऑपरेशनल मार्जिन्स क्या होते हैं? एक कंपनी कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करती है, मींस डे टू डे के अंदर वो बिजनेस कर रही है, तो उससे उसको क्या होता है? ऑपरेशनल मार्जिन होता है, एंड जितने ज़्यादा इफेक्टिवली, जितने ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वो अपने ऑपरेशनल एक्शंस करेगी उसको ऑपरेशनल मार्जिन होगा. तो आज एक सिनेरियो हो सकता है क्या, कि जो ग्रोथ रेट है किसका? इंडस्ट्री का या फिर इकोनॉमी का, वो कितना है? फॉर एग्जांपल 8%. बट आपका जो ग्रोथ रेट है फर्म का, फर्म ए का, आप कितने परसेंट से ग्रो कर रहे हो? 4% से. तो हमेशा एक इंडस्ट्री क्या जाएगी, एक फर्म क्या चाहेगी कि उसको इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट तक आना है. तो किस रेट पे वो इंडस्ट्री 4% से 8% पे पहुंच पाएगी, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्ज का रेट. तो यहाँ पर आप किस पे पहुंचना चाहते हो? इंडस्ट्री के रेट पे. तो मार्जिन मूविंग फर्दर अपार्ट, रॉन्ग. द मार्जिन इंप्रूविंग एंड अलाइनिंग विद द इंडस्ट्री एवरेजेस, मींस आप अपने जो 4% है उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना चाहते हो एंड उसके साथ अलाइन करना चाहते हो. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. Which law in India regulates merger and acquisition, making sure these transactions follow the rules? अब merger and acquisition तो हो रहा है, बट कुछ केसेस के अंदर क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दो ही सोल प्लेयर्स है एक मार्केट के अंदर, अगर ये दोनों मर्ज कर लेते हैं या ए बी को एक्वायर कर लेती है, ये किस केस के अंदर हो सकता है? फॉर एग्जांपल जियो एंड एयरटेल. आज के टाइम पे सिर्फ दो ही नेटवर्क कंपनीज हैं जो आपको मेजरली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. अगर ये दोनों मर्ज या एक्वायर कर लेती है तो जनरल पब्लिक के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइसेस सेट कर पाएंगे एंड इनकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी. तो इसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया था जहां पर जब भी आप मर्जर कर रहे हो या जब भी आप एक्विजिशन कर रहे हो तो आपके ऊपर एक कंपटीशन एक्ट आ जाता है 2002 का. बाकी कंपनीज एक्ट नॉर्मल है, सेबीज एक्ट इस चीज के ऊपर डील नहीं करता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें देखता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख. मीन्स जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आने वाली है वो 5 लाख है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ये आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट. एंड जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं?
माइनस 150 लाख। दिस रिप्रेजेंट विच सिनेरियो। अब जब आपके पास नेगेटिव इनकम आ रही है तो आपको खुद पता चलता है कि वो कैसा सिनेरियो होगा। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो क्या होता है? एक पॉजिटिव सिनेरियो। ठीक है, हम हमें सलाह भी दी जाती है कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव तो कहीं से नहीं है। पेसिमिस्टिक क्या होता है? एक नेगेटिव सिनेरियो। हाँ, यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू वो क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ये क्या सिनेरियो हो जाएगा? पेसिमिस्टिक सिनेरियो। एक्सपेक्टेड सिनेरियो नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने स्टडी किया, बहुत सारे एमसीक्यूज हमने स्टडी किए, 100 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट। तो आई होप कि इस मैराथन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड हमने इस वीडियो को बहुत फास्ट रखा है ताकि आपको जो भी टाइम है वो प्रिपरेशन के ऊपर जा सके, एंड आप जल्दी से अपनी जो ABFM का कोर्स है उसको कंप्लीट कर पाएँ, जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बेस्ट प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।